नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे वॉशर के बारे में। फास्टनर का सेकंड सेशन लेकर प्रस्तुत हैं, जिसमें हम वॉशर और रिवेट्स सेशन 4 और हमारी रिपेयरिंग ऑफ फास्टनर, रिमूवल और रिपेयरिंग ऑफ फास्टनर का आएगा आपका सेशन 5। तो हम ये दोनों आज कवर करने वाले हैं। सभी ध्यान से सुने, ये 10 से 12 मिनट का सेशन रहेगा आपका। इसमें आपको सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और अच्छे से आप सुनेंगे। तो सबसे पहले है वॉशर क्या है। सेशन 4, वॉशर एक पतली प्लेट की छेद की तरह होती है और आपने देखी भी होगी, इस तरह से वॉशर होती है। ये आप नट बोल्ट में लगाते होंगे। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, आगे भी हम बात करने जा रहे हैं इस टाइप की। तो पतली प्लेट की तरह होती है, जिसका प्रयोग आमतौर पर थ्रेडेड फास्टनर, मतलब चूड़ीदार फास्टनर हैं, जैसे भी स्टड है, चाहे बोल्ट है, चाहे स्क्रूज़ हैं, उसमें भी हम वॉशर लगाते हैं। तो स्क्रू नट आदि के लोड को बांटने के लिए करते हैं। मान लीजिए कि इतने एरिए का आपके जो बोल्ट नट लगा हुआ है, इतने एरिया का है, तो जब हम इसके नीचे वॉशर लगा देंगे तो उसका एरिया इतना बट गया। जब उसके ऊपर लोड लगेगा तो वो इतने एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, बटेगा। और वॉशर की यदि हम कैटेगरी की बात करें कि वॉशर की कैटेगरी कितनी होती है, कितनी कैटेगरी में हम बांट सकते हैं, तो सबसे पहले है हमारा प्लेन वॉशर, जो कि लोड को बांटती है और फिक्स किए जाने वाले सरफेस को नुकसान से बचाती है। सिंपली वॉशर है, सिंपल कार्य करती है लोड को बांटने का। और कुछ जगह कुछ अलगता के तौर पर, जैसे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में इसका प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए इलेक्ट्रिकल सिस्टम में है, आपने वॉशर को लगाना है, तो वो एक ऐसे मटेरियल की बना देंगे, जैसे एस्बेस्टस या अलग अलग मटेरियल होते हैं अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चरर। इस प्रकार के मटेरियल की बना देंगे कि वो जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होगा, मतलब क्या होगा कि बिजली का प्रतिरोधी होगा, विद्युत धारा का क्या होगा, प्रतिरोधी, उसको उसके साथ अटैच नहीं होने देगा। जो नट बोल्ट में यदि मान लो करंट लगा हुआ है, कोई करंट का वायर लगी हुई है, तो उस वायर के साथ, बॉडी के साथ उसको रेजिस्टेंस कर देगा, उसका प्रतिरोध बना देगा, दीवार की तरह कार्य करेगा। स्प्रिंग वॉशर, जिसकी एक्सियल फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जो उसका एक्स होता है, इस टाइप की होती है स्प्रिंग वॉशर, ऐसे एक एरिया से कटी होती है हल्की सी। तो स्प्रिंग वॉशर का काम क्या करती है, जब इसके ऊपर दबाव डालते हैं तो इसका ये सिरा उठा होता है, ये नीचे को होता है, तो इसके ऊपर ये दबाव डालते हैं, तो इसकी एक्सियल फ्लेक्सिबिलिटी होती है। देखिए फ्लेक्सिबल है ये, थोड़ा बहुत आगे पीछे कंपन के कारण अपने ढीलेपन को रोक लेती है, वहीं पे एडजस्ट कर लेती है। तो उसके बाद है हमारा लॉकिंग वॉशर। यह वॉशर फास्टनिंग उपकरण की अनस्क्रू रोटेशन से बचाती है। यह वॉशर लॉक कर देती है, कहीं पे भी लॉक करना हो उसको, और इसको स्प्रिंग वॉशर भी कहा जाता है। तो यह मतलब इसी का ही एक अगला प्रकार था, लॉकिंग वॉशर, लॉक कर देती है उसको। उसके बाद क्या है कि कुछ प्रमुख वॉशर का वर्णन करें, जैसे कि सबसे पहले है फ्लैट वॉशर। फ्लैट वॉशर ये आपको दिखाई दे रही है। यह आमतौर पर बोल्ट और नट के हेड के नीचे प्रयोग होती है और यह स्मूथ बेयरिंग सरफेस उपलब्ध कराती है, ताकि जो बोल्ट है या नट है उसके निशान वहाँ पर सरफेस पर ना पड़े और उसका जो लोड है, जब टाइट करते हैं उस पर लोड पड़ता है, वो बढ़ जाए। और फास्टनर का लोड चौड़े तल के क्षेत्रफल पर बांटती है, दिखा हुआ ना, देखिए। उसके बाद है हमारा फेंडर वॉशर। फेंडर, यह भी फ्लैट वॉशर ही होती है, लेकिन फ्लैट वॉशर की तुलना में इसका आउटर डायमीटर है, जो ये वाला जो आउटर डायमीटर है, वो इसका बड़ा होगा, और जो इसका होल होगा, इनर डायमीटर, वो लोड बांटने के लिए इसका छोटा होता है। उसके बाद आती है हमारी स्क्वायर वॉशर। यह लो कार्बन स्टील की बनी वर्गाकार वॉशर है, मतलब स्क्वायर जैसा ही नाम से प्रतीत है कि इसकी जो शेप होगी वो स्क्वायर फॉर्म में होगी, ऐसे इस फॉर्म में होगी, चार कोने वाली। तो यह लो कार्बन स्टील की बनी होती है और इसका सरफेस एरिया जो गोल वॉशर होती है उससे थोड़ा सा बड़ा होता है। इसके बाद हम बात करते हैं डोक वॉशर की। डोक वॉशर क्या है, यह आकार में लगभग फेंडर वॉशर जैसी होती है, लेकिन इसकी डायमीटर लगभग 100 mm तक होती है। मतलब इसका जो उसका इनर डायमीटर था वो कम था, जैसा डोक वॉशर इसमें आप देख पा रहे हैं फेंडर वॉशर में। और इसका इनर डायमीटर है, जो बाहरी तो उतना ही होगा, पर इनर डायमीटर क्या है इसका 100 mm तक हो सकता है। उसके बाद है हमारा सीलिंग वॉशर। सीलिंग वॉशर क्या है, ये वॉशर कंपन प्रतिरोधी हैं, कंपन से रोकती हैं, वाइब्रेशन नहीं करने देती उसको, कंपोनेंट को, फास्टनर को, जहाँ पे भी लगती हैं नट बोल्ट के साथ, और सिलिकॉन रबर सेक्शन से बनी होती हैं। यह अनियमित आकार की छेद पर कार्य करने एवं उभरे हुए होल की ओपनिंग को सील करने। मान लीजिए कहीं पे होल आपका रेगुलर है, जो होल होना चाहिए उसके हिसाब से नहीं है, इर्रेगुलर है आपका होल, टेढ़ा मेढ़ा होल बन गया वहाँ पे, तो उसको एडजस्ट करने के लिए ये वॉशर लगा देते हैं, तो वहाँ पे उस होल के हिसाब से यहाँ पे लूजनेस नहीं हो पाती। उसके बाद हमारा एक और कंपोनेंट है वॉशर के साथ, हमने बात की थी रिवेट की। रिवेट को आप आमतौर पर जो मैकेनिक्स है रिपेट भी बोल देते हैं। तो इसके रिवेट को आमतौर पर सेमी परमानेंट फास्टनर कहते हैं, जिसमें एक बेलनाकार शाफ्ट होती है, इस टाइप की शाफ्ट बनी हुई है, दिख रही है आपको, इस टाइप से गोलाई होती है इसकी, नीचे को देख पा रहे हैं।
इसका एक सिरे पर हेड होता है और दूसरे सिरे को बकटेल कहा जाता है। ये वाला सिरा जो हमारा बकटेल है, पूंछ की तरह है। और ऑटोमोबाइल में इसका प्रयोग बॉडी के काफ़ी भागों में किया जाता है। बॉडी में यदि एक पार्ट को पैनलिंग में एक पैनल को दूसरे पैनल के साथ फिट करना है तो इसका ही प्रयोग करके हम रिवेट का प्रयोग करके ही हम उसको फिक्स करते हैं। उसमें हर जगह पर हम नट बोल्ट का प्रयोग नहीं करते। तो ये देखो, ये यदि शेप के अकॉर्डिंग हम कुछ फास्टनर को देखते हैं। सबसे पहला है हमारा यूनिवर्सल फास्टनर। यूनिवर्सल इसी टाइप का होगा। उसके बाद कोन हेड होगा। इसके जो ये कोन हेड है, मतलब शंक्वाकार आकृति होती है इसकी, कोन शेप आपने देखी होगी, इसको बोलते हैं कोन शेप, ये जो ऊपर तक जा रही है, ठीक है। उसके बाद राउंड टॉप हेड, मतलब उसका जो टॉप है वो राउंड आकार का होगा। और बटन हेड, ये थोड़ा सा राउंड से नीचे को बैठा होता है, बटन की तरह लगता है, इसको बटन बोलते हैं, उभरा हुआ होता है हल्का सा ऊपर को, बटन हेड बोलते हैं। और भी इसके प्रकार कुछ अन्य प्रकार हो सकते हैं, यहाँ पर हम कुछ मेनली प्रकार कवर कर रहे हैं। उसके बाद है हमारा सर्क्लिप। सर्क्लिप क्या होता है? सर्क्लिप बेसिकली ये देखिए, आपको एक किस्म से लॉक्स बोलते हैं इसको हम आम भाषा में। इसको यह फास्टनर एंड रिटेनर रिंग का एक प्रकार है। इसको रिटेनर रिंग भी कहते हैं। रिटेन करके रखता है, उसको लॉक करके रखता है किसी चीज़ को, जिसके दोनों सिरे खुले होते हैं। और दो प्रकार का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक इंटरनल होगा और एक एक्सटर्नल होगा। इंटरनल में क्या होगा कि यह किसी के अंदर वाली साइड को लॉक कर देगा, उसको आने नहीं देगा, इंटरनल लॉक होगा। जैसा कि हमारी पिस्टन, उसमें पिस्टन में लगा होता है, वहाँ पे हम पिस्टन पिन को लॉक करने के लिए इंटरनल सर्क्लिप लगाते हैं। एक्सटर्नल सर्क्लिप जब लगाएंगे हम तो वहाँ पे क्या होगा, वो बाहर से उसको लॉक कर देगा, बाहर नहीं आने देगा। तो यह एक किस्म से लॉकिंग का काम करता है, जिसके कारण वो भाग वहीं के वहीं अपनी पोजीशन बना के रखें। स्प्लिट पिन क्या है? स्प्लिट पिन ये आपने घरों में भी देखी होगी, जो हमारा छत का फ़ैन होता है वहाँ पे भी उसकी लॉकिंग में लगाते हैं। और हमारे एक्सल्स में भी देखा होगा आपने, जो हम वो कैसल नट लगाते हैं, उसके बाद हम इसको सर्क्लिप को लगा, उसको स्प्लिट पिन को लगा कर हम इसको यहाँ पर इधर को लेफ़्ट राइट खोल देते हैं। इसे कोटर पिन भी कहते हैं, कोटर की भी कहते हैं। आपके पास एक क्वेश्चन भी आता है पेपर में कि कोटर की किसको कहा जाता है, तब आपने याद रखना है कि स्प्लिट पिन को कहा जाता है कोटर पिन, कोटर की। इसके बाद आती है एक स्प्रिंग पिन। स्प्रिंग पिन की तरह होती है। इसका काम क्या है? इसको रोल पिन भी कहते हैं, सेल्फ रिटेनिंग फास्टनर भी कहते हैं। इसके जो दोनों सिरे होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ से कटे होते हैं, इस टाइप से होती है ये, इस टाइप से। ये जो दोनों सिरे हैं इसके खुले हैं। जब इसको हम प्रेस के कारण इसको कहीं पर भी हम इसको मान लीजिए प्रेशर के साथ इसके होल में से गुजारते हैं, तो उसके बाद ये अपनी जगह फिर बना के टाइटली उसको कसावट के साथ रख लेता है। फिर जब हम उसको फिर प्रेस करते हैं, फिर वो जो इसके सिरे होते हैं फिर अंदर को हो जाते हैं। उसके बाद यदि हम सेशन 5 की बात करें, सेशन 5 में है रिमूवल ऑफ डैमेज्ड फास्टनर एंड रिप्लेसमेंट। यदि हमारे फास्टनर ख़राब हो जाएँ तो यदि हमने उसकी रिप्लेसमेंट करनी है तो हमारे पास कौन कौन सी विधियां हैं, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। नट बोल्ट और स्क्रू के टूटने का कारण क्या है, थोड़ा सा ब्रीफ कर दें आपको। जर्क, वाइब्रेशन और क्रोजन। झटकों के कारण, वाइब्रेशन कंपन के कारण और क्रोजन जंग के कारण हमारे फास्टनर टूट सकते हैं। यदि हमने स्क्रू को हटाना है तो सबसे पहले क्या करना है, हमने हेक्सा ब्लेड का प्रयोग करना है। यदि हमारे यहाँ पे स्क्रू है और यहाँ पे जो स्क्रू ड्राइवर का कट था वो ख़राब हो गया, तो हमने यहाँ पे हेक्सा ब्लेड के साथ इधर को बना देना है, क्रॉस दूसरी दिशा में बना देना, ताकि वो उसमें हम अपना स्क्रू ड्राइवर लगा सकें। यदि हमारा स्क्रू ड्राइवर फिर भी नहीं काम कर रहा तो हम क्या करते हैं, पंच के साथ लेकर उस पर ऐसे ऐसे करके हैमरिंग करके उसको खोल सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज। यदि वो भी नहीं कार्य कर रहा, फिर लास्ट में हम ड्रिलिंग का प्रयोग करके उसको उसमें छेद करके और उसका स्क्रैप बाहर निकाल सकते हैं। उसके बाद अनहेडेड स्क्रू की बात करें, यदि हेड ही नहीं है तो उसके अंदर टूट जाए तो क्या करना है, आपने क्या करना है, क्रीपर के जा से उसको पकड़ के ऐसे ऐसे करके खोलना है। यदि नहीं खुलता तब भी तो उसके बाद हम, वैसे तो उससे आ जाएगा, क्रीपर जा से उसके आ जाएगा, यदि नहीं खुलता फिर भी तो लास्ट ऑप्शन इसमें भी आपका ड्रिलिंग ही रहेगा। उसके बाद है असेंबली में टूटे हुए अनहेडेड स्क्रू को हटाना। असेंबली के बीच में यदि टूटता है वहाँ पे भी ड्रिल बिट का प्रयोग करते हैं। मतलब आपको इसका कुल निचोड़ बता दिया जाए कि यदि आपसे कोई ऐसा स्क्रू है, नट बोल्ट है, सभी ऑप्शन, पंच वाला ऑप्शन आपका, हेक्सा वाला ऑप्शन और आपका उसका क्रीपर का ऑप्शन भी आपका यदि कामयाब नहीं होता तो लास्ट में आपको ड्रिल का ऑप्शन ही अपनाना पड़ेगा। ड्रिल का फ़ायदा क्या है, ड्रिल उसमें एक छेद करके उसको स्क्रैप में कन्वर्ट कर देता है और हम उसके स्क्रैप को बाहर निकाल लेते हैं। परंतु ड्रिल के बाद एक बात याद रखें, आगे भी बताऊंगा आपको, ड्रिल के बाद आपको उसके थ्रेड के अंदर की चूड़ियों की दोबारा से ड्रेसिंग करनी पड़ती है और उसी साइज़ की ड्रेसिंग नहीं होगी, ये बात याद रखें हम, उससे बड़े साइज़ की ड्रेसिंग होगी, क्योंकि उस साइज़ की हो सकता है कि उसकी चूड़ियाँ और थ्रेड्स ख़राब हो चुके हों उस प्रोसेस में।
ब्रोकन नट और बोल्ट को हटाने की विधि बताएं। इसमें भी आपका यही रहेगा कि स्पॉइल हेडेड स्क्रू को हटाना, इसमें वही है, छोटे आकार का स्पैनर लेकर नट बोल्ट पर फिक्स करके उसको घुमाएं। कई बार उसके कॉर्नर टू कॉर्नर ख़राब हो जाते हैं, जो आपके हेक्सागोनल बोल्ट होते हैं, इसका यहाँ से कॉर्नर ख़राब हो गया, यहाँ से हुआ, बार बार स्पैनर चढ़े, तो आप छोटे साइज का स्पैनर लगा के भी उसको एक बार खोल सकते हैं। उसके बाद यदि नहीं होता उसके बाद भी, तो फिर आप क्या कर रहे हैं, लास्ट में ड्रिल का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद है आपका कि टैप से बोल्ट के इंटरनल थ्रेड ड्रेस करना। फिर टैप का प्रयोग करते हैं। इंटरनल आपको मैं बता दूं कि किसी के इंटरनल आपने थ्रेड हैं जो यहाँ पे होल्स हैं इसके अंदर, वो ड्रेस थ्रेड बनाने हैं, उसकी चूड़ियाँ बनानी है, तो उसके लिए हम टैप का प्रयोग करेंगे। टैप का याद रखना। और यदि हमने बाहरी चूड़ियाँ बनानी है किसी की, तो उसके लिए हम डाई का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे इंटरनल लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने एक्सटर्नल कर लेना है, बाय मिस्टेक हो गया। उसके बाद है आपका ब्रोकन थ्रेड स्टड। ब्रोकन थ्रेड स्टड को बदलने के लिए क्या करना है आपने, चूड़ीदार स्टड हैं आपके, स्टड टूट जाते हैं, वो भी स्टड देखा जाए वैसे बोल्ट से ज़्यादा मजबूत होता है, तो फिर भी उसके बाद यदि हम स्टड के दो प्रकार हो सकते हैं, एक उसमें हेड भी हो सकता है और एक बिना हेड के भी हो सकता है। परंतु आपको स्टड की एक खास बात बताऊँ, स्टड के हेड पर, स्टड की पहचान है कि स्टड के हेड पर स्पैनर नहीं लगता। यदि उसके हेड पर स्पैनर लग रहा है तो इट मीन्स वह बोल्ट है। इसके लिए सबसे पहले, क्योंकि उसका जो दूसरा सिरा है स्टड का वो किसी काम का नहीं होता, वो कहीं ना कहीं हाइड होता है। इसके बाद आपका है कि रिमूवल ऑफ स्पॉइल हेड थ्रेडेड हेड। यदि आपके स्टड के थ्रेड हैं जो ख़राब हो जाए तो उसमें क्या करना है, पहले स्क्रू ड्राइवर को हल्का सा प्रेशर देकर स्टड के थ्रेड को ऊपर की तरफ निकालिएगा यदि आ सकते हैं तो। नट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, स्टड असेंबली को घुमाएं, हल्का सा स्क्रू ड्राइवर अंदर की तरफ प्रेस करें यदि स्टड बाहर आ जाए। यदि नहीं आता तो आपने क्या करना है, स्टड के ऊपर एक वेल्डिंग स्पॉट देकर इस तरह की कोई टी शेप बनाकर आपने उसको ऐसे करके घुमा लेना है, ऐसे करके टी शेप बना के। तो यदि ये काम भी नहीं होता, केसिंग के अंदर ही टूट जाता है वह, तो उसके बाद आपने क्या करना है, स्टड एक्सट्रैक्टर से एक बार ट्राई करनी है उसको खोलने की, लॉक करके। स्टड एक्सट्रैक्टर होता है इस तरह का, यहाँ पे लगा के उसको ऐसे करके घुमा लेना है। यदि इससे भी नहीं कार्य करता तो आपका फिर आप उसके बाद लास्ट में एक प्रिक पंच से भी उसको पंच लगा कर एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं ऐसे। उसमें मतलब पंच में एक कॉर्नर बना लें उस पर चोट करके, यदि वो उस कॉर्नर में उसको अटका के उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। यदि उसके बाद भी वह कार्य नहीं कर रहा तो लास्ट में आपका ड्रिल बिट लेकर, छोटे आकार का ड्रिल बिट लेकर उसमें छेद करें और वह धीरे धीरे उससे बाहर आ जाएगा। एंटी रस्ट सोल्यूशन क्या है? एंटी रस्ट सोल्यूशन क्या कहता है, जंग रोधक मिश्रण इसको बोलते हैं। मतलब इसका प्रयोग क्या है जंग प्रतिरोधक मिश्रण का। यदि आप मान लीजिए कि आप कहीं से नट बोल्ट या कोई स्क्रू या रिवेट या कुछ ऐसा खोलना चाह रहे हैं, यदि हम नट बोल्ट की ही बात करें, यदि हम स्टड की बात करें तो हम उसको खोलना चाह रहे हैं परंतु वहाँ पर रस्ट जम गया है, जंग जम गया और उसके कारण से उसको स्पैनर से खोलना मुश्किल हो रहा है, तो हम यह सॉल्यूशन उस पर गिराएंगे और उसके बाद थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ देंगे। उससे क्या होगा, वो सॉल्यूशन इसको जंग को गला देगा और उससे अलग कर देगा और वहाँ पे हमारा स्पैनर कार्य करना आरंभ हो जाएगा। क्योंकि जंग लगने से क्या होता है कि उसको नट को बोल्ट को घूमने की जगह, वो जो इंटरनल थ्रेड है वहाँ पर घूमने के लिए उसको स्पेस नहीं मिलता, इसलिए वो एंटी क्लॉकवाइज नहीं घूम पाता और वो हमारा नट नहीं खुल पाता। तो वहाँ से जब वो हमारा जंग वो हट जाएगा तो उसको घूमने की जगह मिल जाएगी, फिर वो आसानी से खुल जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। आजकल जो है ये स्प्रे के फॉर्म में भी उपलब्ध है, पहले लिक्विड होता था, अब स्प्रे फॉर्म में भी आ रहा है। ऑटोमोबाइल में इसके कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं। ऑटोमोबाइल में डैश, कंपन और डैश के कारण स्क्रू टूट जाता है। झटके, कंपन और जंग के कारण, तीन ही कारण है, या तो कोरोजन है या वाइब्रेशन है या जर्क है। जर्क को झटके बोलते हैं, कंपन वाइब्रेशन को बोलते हैं और कोरोजन जंग को। स्टड डैश से मजबूत होते हैं, ये भी पता है, मैंने आपको बताया था कि स्टड बोल्ट से मजबूत होते हैं। सबसे अंतिम हमारा एंटी रस्ट मिश्रण, एंटी जंग प्रतिरोधक मिश्रण। डैश एरिया से जंग और डैश को घोलने का काम करता है। फास्टनर एरिया से जंग हटाता है और मिट्टी को घोल देता है। यदि हमारी डस्ट भी लगी हुई है तो उसको भी घोल देगा, इससे आसानी से हमारा फास्टनर खुल जाएगा। तो आज हमने कवर किया, एक तो वाशर कवर किया कि वाशर क्या होती है, उसके कुछ प्रकार कवर किए। उसके बाद हमने आज कवर किया रिवेट क्या होते हैं, उसके मुख्य प्रकार। फिर हमने सर्कलिप कवर किया। फिर हमने उसके बाद हमने स्प्रिंग पिन, जो हमने क्वार्टर पिन थी वो स्प्लिट पिन वाली, वो कवर की क्योंकि उसके भी नाम थे। और आपको स्प्रिंग पिन का भी एक नाम आपने वहाँ पर देखा होगा। स्प्रिंग पिन को भी हम टेंशन पिन और रोल पिन कहते हैं, इसके भी दो नाम है। यदि आपसे पूछा जाए कि टेंशन पिन और रोल पिन किसे कहते हैं तो आपने बता देना है कि स्प्रिंग पिन को कहते हैं। उसके बाद है आपका, मैंने बताया था कि नट बोल्ट के टूटने का कारण और उनको प्रोसेस। पहला प्रोसेस बताया था आपको कि मैंने यदि स्क्रू है तो उसके हम स्क्रू ड्राइवर के लिए उसको हेक्सा ब्लेड से हम उस पर
नाइफ एज बना देंगे स्नैप हेड से। फिर उसके बाद उसमें हम स्नैप हेड अपना जो हमारा स्क्रू ड्राइवर है उससे हम उसको खोल लेंगे। उसके बाद भी यदि हमारा नहीं कार्य करता फिर हम पंच की सहायता से करेंगे। तो लास्ट ऑप्शन हमारा हर एक केस में, बोल्ट का केस है चाहे नट का केस है, ड्रिल बिट रहेगा। और ड्रिल बिट का प्रयोग करने के बाद, स्क्रैप निकालने के बाद हमने उसकी इंटरनल थ्रेड्स को टैप से रीड्रेस करना है, मतलब दोबारा से उसकी चूड़ियाँ बनानी है, परंतु उस प्रकार की नहीं। जैसे मान लीजिए हम देसी भाषा में बात करते हैं कि 14 नंबर की थ्रेड है यदि उसमें, तो हमने जब उसके बाद ड्रिल के कारण उसमें से स्क्रैप निकाल लिया तो अगली हमने 15 या 16 नंबर की उसमें थ्रेड्स बनानी है टैप लेकर। टैप्स के ऊपर भी नंबर लिखा होता है कि कितने नंबर की टैप है, उसके हिसाब से हम बना सकते हैं। डाई के बारे में बताया था, आप डाई क्या करती है, एक्सटर्नल थ्रेड को करती है। तो यहाँ से आपको अच्छा क्लियर हो चुका होगा। लास्ट में हमने एंटी रस्ट सॉल्यूशन किया था। तो उम्मीद करते हैं आपको यह सेशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यदि नहीं क्लियर हो पाया तो आप 1 से 2 बार वीडियो देखें। फिर भी आपका कोई डाउट हो तो कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।